अब देखते हैं अवयवों का गुणन। दो अवयवों का गुणन कब होता है। देखिए, दो अवयवों ए तथा बी को गुणनफल ए बी के लिए अनुकूलनीय कहते हैं यदि अवयव ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि दो अवयव है तो उनका गुणा तभी हो सकता है जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तब। नहीं तो हम गुणा नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, जैसे यदि एक अवयव ए, ये 2x3 की मैट्रिक्स है, ये आपका 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है ना। एक दूसरा है बी, इसमें कितना, इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इनका क्या गुणा संभव है, हम देखते हैं। देखिए, इसमें जो कॉलम की संख्या है, मतलब जो स्तंभों की संख्या वो कितनी, 3 है, और इसमें रो की संख्या कितनी है, 3 है। अब देखिए, इसमें स्तंभों की संख्या 3 है और इसमें रो की संख्या या पंक्तियों की संख्या 3 है, मतलब दोनों बराबर है, इसमें स्तंभ की और इसमें पंक्ति की। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों गुणन कर सकते हैं, इसका हम गुणा कर सकते हैं। अब देखिए, अगर जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, अवयव ए का क्रम 2x3 तथा बी का क्रम 3x3 है, अर्थात अवयव ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी की पंक्तियों की संख्या बराबर 3, ठीक है ना। अतः अवयव ए बी ज्ञात करना संभव है, मतलब ए का बी से गुणा करना संभव है। अब देखिए, जो ए बी बनेगा, जो अगर ए से बी में हम गुणा किए तो जो आएगा आंसर, वो आंसर किस कोटि में आएगा। अगर देखिए, 2x3 पहला वाला था, 3x3 दूसरा वाला था। अब देखिए, ये बाहर का छोड़ देते हैं, जो अंदर का होता है इसको हम छोड़ देते हैं और जो बाहर का होता है ये हम ले लेते हैं। तो 2x3 की मैट्रिक्स होगी अगली, जो अब आगे आएगा, मतलब ए का बी से जब गुणा करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो किस कोट की होगी, 2x3 की होगी। अब देखिए, कुछ नियम हैं, जैसे अवयव गुणन ए बी, मतलब ए का बी से जब गुणा होगा में अवयव जो ए है, मतलब ये वाला जो अवयव है उसे पूर्व पद कहते हैं और बी को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, यदि अवयव गुणनफल ए बी संभव है तो यह आवश्यक नहीं है कि गुणनफल बी ए भी संभव है। मतलब अगर ए से बी में गुणा संभव हो सकता है, अवयव ए से अवयव बी में गुणा हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि बी से ए में गुणा हो जाए, पहले बी वाला फिर बाद में ए वाला, तो ये संभव नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है, अब यहाँ पे देखिए, यदि अवयव गुणन ए बी तथा बी ए दोनों अनुकूलनीय हो, मतलब ए का बी से भी गुणा हो सकता है और बी का ए से भी गुणा हो सकता है, तो यह भी आवश्यक नहीं है कि दोनों का आंसर बराबर आए। ये ज़रूरी नहीं है कि ए का बी से जब गुणा करें तो जो मैट्रिक्स बने और बी का जब ए से गुणा करें तो जो मैट्रिक्स बने वो दोनों इक्वल ही हो, ये ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो अलग अलग भिन्न भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, हम देखते हैं इनका गुणधर्म क्या होता है, अवयवों के गुणधर्म। देखिए, पहला क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। सामान्यतया अवयव गुणन में क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं होता, मतलब सिंपली जो क्या कहते हैं क्रम विनिमय नियम है इसका पालन नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं होता है लेकिन बहुत कम, जैसे 2-4% बस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, दो मैट्रिक्स है, ए ये है, बी ये है, अगर ए बी का गुणा करेंगे, ए का बी से जब गुणा करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स बनेगी, और जब बी का ए से गुणा करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। अब देखिए, ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं है ना, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम कि अवयव जो है, साहचर्य नियम, अवयवों का साहचर्य नियम क्या होता है। यदि अवयव ए बी तथा सी में आवश्यक गुणन ए बी एवं बी सी संभव है, मतलब 3 अवयव हैं, ए है, बी है और सी है, और ए का बी से गुणा संभव हो सकता है और बी का सी से संभव हो सकता है, तो अवयव गुणन में साहचर्य नियम का पालन होता है। अब देखिए, क्या साहचर्य नियम क्या होता है, ए इंटू बी, पहले ए का बी से करेंगे, जो आंसर आएगा उसका सी से करेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए, यहाँ पे बी का सी से करेंगे और जो आंसर आएगा फिर ए से उस वाले में करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये तभी संभव है, साहचर्य नियम, ये साहचर्य नियम होता है तभी ये संभव है जब ए का बी से गुणा हो सकता हो और बी का सी से गुणा हो सकता हो।
अब देखते हैं वितरण या बंटन नियम। आव्यूह गुणन में बंटन नियम का पालन होता है, ठीक है ना, लेकिन कब? जब ए बी सी तीनों आव्यूह आवश्यक गुणन एवं योग के लिए अनुकूलनीय हो, मतलब उनका योग भी हो सकता हो और उनका सभी का गुणा भी हो सकता हो, ठीक है ना। तो क्या होता है वितरण नियम या बंटन नियम? ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है ना। यहाँ पे पहले बी सी का गुणा करेंगे, फिर बी और सी को जोड़ेंगे और फिर जो आएगा ए से उसमें जोड़ेंगे, ठीक है ना, और इसको करेंगे तो ये बराबर आएगा। अगर इसको हम उल्टा कर दें कि ए प्लस बी मतलब ए और बी को जोड़ें और फिर सी से जो आए सी से गुणा करें तो ये ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी के बराबर होगा। पहले ए इंटू सी निकालेंगे, फिर बी इंटू सी निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। अब देखते हैं वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात क्या होती है। जब वर्ग आव्यूह ए को स्वयं से गुणा करते हैं, मतलब कोई एक मैट्रिक्स दी होगी और फिर से उसी मैट्रिक्स में गुणा करें ए गुणे ए, तो गुणनफल को ए स्क्वायर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, इसे कहते हैं वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात। मतलब जो वर्ग आव्यूह होगा उसकी घात क्या होगी? धन पूर्णांक होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और भी है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए स्क्वायर मतलब उस आव्यूह का उसी आव्यूह से गुणा करें फिर से वही आव्यूह आ जाए, मतलब ए स्क्वायर बराबर ए हो जाए, तो वह क्या होता है? ए एक वर्गसम आव्यूह कहलाता है, वर्गसम आव्यूह। अब देखते हैं आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं? देखिए यदि किसी आव्यूह ए की पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नए आव्यूह को मूल आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए बराबर 2x3 के मैट्रिक्स है ए बी सी एक्स वाई जेड। अगर इसको हमको ट्रांसपोज बनाना है तो क्या हो जाएगा? ए डैश, ए का जो ए डैश होता है ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पे डैश लगा दिए, ट्रांसपोज हो गया। अच्छा होता क्या है, यहाँ पे ये जो पूरा रो है इस पूरे रो को हम क्या करते हैं? कॉलम में लिख देते हैं। पहली रो को पहले कॉलम, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, ठीक है ना। अब देखिए अगर यहाँ पे मैट्रिक्स 2x3 की थी तो उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, 3x2 की हो जाएगी। यहाँ पे 2x3 थी, ये 3x2 की हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह की जो प्रॉपर्टी है क्या है। देखिए जैसे यदि ए एक आव्यूह हो तो ए डैश का होल डैश मतलब ए का परिवर्त फिर उसका परिवर्त क्या होता है? वही पुनः ए आ जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, यदि ए एक आव्यूह हो तो के ए का होल डैश बराबर क्या होता है? के ए डैश। मतलब अगर किसी कांस्टेंट का उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका केवल मैट्रिक्स का ही क्या कहते हैं? ट्रांसपोज होता है। कॉमन जो क्या कहते हैं जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है उसका नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? के ए डैश। फिलहाल यहाँ पे अगर हम ये भी कह सकते हैं कि के का अगर मल्टीप्लाई है तो 100% वो पलटेगा तो वही सेम टू सेम आएगा, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी क्या है, यदि दो आव्यूह ए तथा बी योग के लिए अनुकूलनीय हों, मतलब योग के लिए जोड़ते हैं तो अनुकूलनीय होना चाहिए, मतलब दो आव्यूह जुड़ सकता हो, तब क्या होता है? ए प्लस माइनस प्लस हो या माइनस हो, बी का होल डैश बराबर होता है ए का डैश प्लस माइनस बी का डैश, ठीक है ना। अब देखिए हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, यदि दो आव्यूह ए तथा बी गुणन के लिए अनुकूलनीय हो, मतलब ए आव्यूह और बी आव्यूह ए का बी से गुणा हो सकता हो, तो ए बी का होल डैश बराबर होता है। अगर ए बी दोनों का हम गुणा करें उसके बाद उसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें तो वो क्या होता है? बी डैश का निकालें मतलब उस बी वाले का ट्रांसपोज निकालें और फिर ए वाले का ट्रांसपोज निकालें और फिर बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो थी उसका ए से हम अगर गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये आपका क्या था? आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ थी।